पार्ट में हमने देखा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 सेक्शन में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट थे उसी से सारा टैक्स लिया जाता था, सारे के सारे गरीब लोग जो थे वो उसी में आते थे। और टैक्स कितने टाइप के थे हम ये भी देख चुके थे। हमने ये भी देखा था कि जब लुई 16 किंग बना था ना, तो उसका ट्रेजरर एकदम खाली था, उसके पास कुछ पैसे वैसे नहीं थे, बहुत ही खाली था उसका ट्रेजरर, और उसको पैसे चाहिए थे। ठीक है, और पैसे कहाँ से आते, जब वो टैक्स बढ़ाता। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं कि क्या वो टैक्स बढ़ा पाया, और टैक्स बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर था, और टैक्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। बुक का एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, उसको टैक्सेस इंक्रीज करने थे क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव पावर टू इंक्रीज टैक्सेस अलोन। मोनार्क के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेला टैक्स को इंक्रीज कर दे। ठीक है, रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वुड पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। उसको एक मीटिंग रखवानी पड़ती थी पहले, किसको, मोनार्क को, राजा को, किंग को, लुई 16 को एक मीटिंग रखवानी पड़ती थी पहले। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर उसे एक प्रपोजल पास करवाना पड़ता था न्यू टैक्सेस का। अगर वो प्रपोजल पास हो जाता तो नए टैक्सेस आ जाते, अडेप्ट हो जाते। अगर वो प्रपोजल पास नहीं हो पाता तो न्यू टैक्सेस नहीं आ पाते। ठीक है, और ये स्टेट जनरल क्या होता है, स्टेट जनरल की मीटिंग में ना हर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, अपनी अपनी सोसाइटी में से, अपने अपने सेक्शन में से कुछ लोगों को भेजते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, फिर वो वोट करके डिसाइड करते हैं कि टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बट मैं आपको अभी बता दूं, स्टेट जनरल में जो वोटिंग का प्रोसीजर था ना, उसमें एक स्टेट के पास एक ही वोट था। मेरे कहने का मतलब सारे क्लर्जी डिसाइड करेंगे और फिर उनका एक वोट माना जाएगा, और फिर नोबल जो सेकंड स्टेट है उनका एक वोट माना जाएगा, और थर्ड स्टेट का एक वोट माना जाएगा। टोटल 3 ही वोट होंगे बस। ठीक है, ये था उसमें। तो स्टेट जनरल की मीटिंग है ना, हाउ एवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ अ बॉडी। मतलब जो मोनार्क था उसके पास जो टैक्सेस बढ़ाने की तो पावर नहीं थी अकेले, बट उसके पास ये पावर थी कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए जो मीटिंग होती है ना स्टेट जनरल की, उसे कब बुलाया जाए ये वो डिसाइड करता था। ठीक है, लास्ट टाइम जो टैक्स बढ़ाए गए थे, यानी जो स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, आखिरी बार टैक्स बढ़ाया गया था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ऑन 5 मई 1789, इस चैप्टर में डेट याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से, इस वाले पार्ट में डेट याद रख लो, मज़ा आ जाएगा, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बस डेट याद रखना। ठीक है, तो ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ अ स्टेट जनरल टू पास अ प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस एट अ हॉल ऑफ वर्सेल्स। तो क्या हुआ, 5 मई 1789 को, है ना, इस तारीख को लुई 16 ने मीटिंग रखी, क्योंकि वही डिसाइड कर सकता था डेट और टाइम। तो उसने मीटिंग रखी, स्टेट जनरल की मीटिंग रखी कि भैया न्यू टैक्सेस का प्रपोजल है, पास करवाना है मेरे को। और कहाँ रखी उसने मीटिंग, हॉल ऑफ वर्सेल्स में, वर्सेल्स में मीटिंग रखी थी उसने। ठीक है, अब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेट ने अपने भेजे 300 रिप्रेजेंटेटिव, जो क्लर्गी में से थे, क्लर्जी जो भी बोलना चाहो आप, फर्स्ट स्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे उन्होंने। सेकंड स्टेट वाले जो नोबिलिटी थे उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। जो थर्ड स्टेट थे ना, अब वो पढ़ चुके थे, पढ़े लिखे, मैंने आपको बताया था मिडिल क्लास थर्ड स्टेट में से बन रहा था, वो पढ़ लिख चुके थे, एजुकेटेड हो गए थे, उन्होंने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ठीक है, अब वो मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर थे, ये जो 600 लोग थे वो मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट के लोग गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया, ट्रेड वगैरह उसने स्टार्ट किया, तो मिडिल क्लास एक थर्ड स्टेट में से एक मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ अ सेक्शन एमर्ज हुआ, जो कि पढ़ा लिखा था। ठीक है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ठीक है, और पीजेंट, आर्टिसन, वुमेन वर डिनाइड टू एंट्री इन द असेंबली। जो पीजेंट वगैरह थे ना, थर्ड स्टेट के गरीब लोग थे, उनको एंट्री करने से अलाउ नहीं किया। ठीक है, उनको कहा कि आप बाहर ही खड़े रहो। पर ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे ना, ये जो पीजेंट वगैरह थे और जो आर्टिसन थे, इन्होंने अपने 40,000 लेटर, ठीक है, 40K, यूट्यूब की लैंग्वेज में बोले तो 40K यानी 40,000 लेटर उन्होंने इस 600 जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको दिए कि ये हमारी डिमांड है। ठीक है, डिमांडेड वर लिस्टेड ऑन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। ठीक है, ब्रॉट विद देम, ये लेकर आए थे अपने साथ।
अब हुआ क्या, वोटिंग स्टार्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन वोट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वही प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल क्या था कि एक स्टेट का एक वोट, इसका एक वोट, इसका एक वोट, इसका एक वोट। अगर 3 में से 2 बंदों ने बोल दिया कि वोट टैक्स बढ़ने चाहिए तो टैक्स बढ़ेंगे, अगर 3 में से 2 ने बोल दिया टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए तो नहीं बढ़ेंगे। बट एक ध्यान से है ना मेरी बात सुनना, क्या फर्स्ट स्टेट टैक्स देता था? बिल्कुल भी नहीं देता था। क्या सेकंड स्टेट टैक्स देता था? बिल्कुल भी नहीं देता था। तो यार इनको तो टैक्स बढ़े या ना बढ़े फर्क ही नहीं पड़ता। बट तो फिर इनसे पूछना है तो बेवकूफ़ी थी। अब थर्ड स्टेट को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर ऐसे ही मतलब वन वोट और वन स्टेट का वन वोट रखेंगे तो यार ये दोनों तो हाँ कह देंगे, सारा बटन तो हम पे आएगा, हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब हुआ क्या, बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल विच ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। उसने बोला कि भैया ऐसे मत करो कि आप एक स्टेट को एक वोट दे रहे हो, आप ये करो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए ना, टोटल 300 300 1200 600 हो गए ना, 1200 हो गए, टोटल 1200 के 1200 मेंबर का वोट लो और फिर डिसाइड करो कि टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। किंग था, उसने मना कर दिया। किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। और ये जो वन वोट होना चाहिए सबका, ये एक रोजियो, ठीक है, इसने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक बुक थी रोजियो की, उसमें उसने बताया था कि सबके पास इक्वल वोट होना चाहिए। ये बात याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की उसने अपनी बुक लिखी थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना ये, ठीक है। रोजियो ने लिखी थी इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, सबको इक्वली वोट मिलना चाहिए। बट किंग ने तो मना कर दिया कि बॉस ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल वोट और एक वोट नहीं दिया जाएगा, एक स्टेट का एक ही वोट रहेगा। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कल्टियो लो। और यही हुआ, थर्ड स्टेट के लोग वॉकआउट कर गए असेंबली से प्रोटेस्ट करते वक्त, मतलब नारे बोलते वक्त नारे लगाए उन्होंने कि भैया एक वोट होना चाहिए, सबका एक वोट नहीं होना चाहिए स्टेट का, हमको इक्वली वोट दो, हर बंदे का जो आया मेंबर का, रिप्रेजेंटेटिव का, सबका एक वोट होना चाहिए, असेंबली का नहीं होना चाहिए, पूरी स्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए। ये करते हुए वो निकल गए। अब क्या हुआ, इसके एक महीने बाद यानी 5 तारीख को ये बात हुई थी, ठीक है, 5 मई 1789 को ये मीटिंग हुई थी। उसके कुछ टाइम बाद यानी 20 जून 1789 को वो सारे के सारे कौन, ये थर्ड स्टेट के जो निकल चुके थे वो असेंबल हुए थे इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, ग्राउंड ऑफ वर्सैल्स के अंदर एक ग्राउंड था, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। उन्होंने बोल दिया अब से हम ही नेशनल असेंबली है, और उन्होंने शपथ ली, ठीक है, और उन्होंने शपथ ली, कसम खाई कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, ठीक है, और हम मोनार्क की पावर को लिमिट नहीं कर देते, मोनार्क की पावर को सीमित नहीं कर देते, क्योंकि ये सब कुछ किंग की वजह से ही हो रहा है। अगर किंग बोल देता कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि हर मेंबर रिप्रेजेंटेटिव का एक एक वोट ना लेकर सब रिप्रेजेंटेटिव का एक एक वोट, स्टेट का एक एक वोट ना लेकर सब रिप्रेजेंटेटिव को एक एक वोट दिया जाए, तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। बट इसने नहीं माना। तो अब सारे के सारे जो थर्ड स्टेट के लोग वो चाहते थे कि यार ये जो राजा है ना वो ख़राब है, जो किंग है वो ख़राब है, डिक्टेटर है वो, एक तरह से हमारे लिए कुछ तो करता नहीं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहा है, तो इसके लिए मोनार्क की पावर को लिमिट करना ज़रूरी है, ऐसे तो वो कुछ भी करा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो असेंबल हुए थे लोग वो सारे के सारे सिर्फ थर्ड स्टेट के थे, ठीक है। एक मिराबे और आबेसियस, ये जो मिराबे है वो नोबल का था, नोबल से यानी सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था, और जो क्लर्जी से बिलोंग करता था आबेसी। बट फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया थर्ड स्टेट का, और उन्होंने बोला कि ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिससे सब कुछ डिसाइड हो, मोनार्की हर चीज़, जो राजा है वो हर चीज़ डिसाइड ना करे, ठीक है जी। अब जब ये जो नेशनल असेंबली थी, जो ये अभी क्या बोला था हमने ये बोला था कि जो नेशनल असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। अब जब ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ वगैरह लाने हैं उनके बारे में जब उसमें बिजी थी ना, तब क्या हुआ, ठंड के मौसम में फसल ख़राब हो गई थी। फसल ख़राब हो गई थी तो जो ब्रेड के प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे, और जो बेकर थे उन्होंने क्या किया था, इसका फ़ायदा उठाया और होआर्डेड सप्लाई का मतलब होता है उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने पास। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से सुनना, अगर सारे के सारे बेकर इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे कि कुछ है ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे, प्राइजेस ज़्यादा देने के लिए एग्री हो जाएंगे उनसे। मतलब कोई बेकर के पास जाएगा, बोलेगा कि यार 10 रुपये में ब्रेड दे दो, बेकर बोलेगा नहीं है, ठीक है, फिर बोलता है 100 रुपये में दे दो, तो बेकर बोलेगा ठीक है जी। तो इसलिए बेकर अपने पास इकट्ठा करके रख रहे थे, बट वो दे नहीं रहे थे।
बहुत ही टाइम तक आफ्टर स्पेंडिंग आर इन अ लॉन्ग क्यू, जो एंग्री वुमेन थी उन्होंने बेकरी शॉप पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। और यही सारा का सारा, और इसी की वजह से 14 जुलाई 1789 को किंग ने ऑर्डर दे दिया आर्मी को कि जाओ आप पेरिस में जाओ, है ना। यहीं से चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना हमारा कि 14 जुलाई को क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो यही सारी की सारी स्टोरी है। इसी की वजह से 14 जुलाई को आर्मी को भेजा था, मिलिट्री को भेजा था लुई 16 ने, किंग ने। और उसके बाद बास्टील की जेल भी तोड़ी थी, ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद है ना जो पीजेंट वगैरह थे उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया था चटॉक्स पे। चटॉक्स होता है जो चैटॉक्स कैसल को कहते हैं, यानी हमला करना स्टार्ट किया था। जो कैसल वगैरह थे, कैसल का मतलब महल वगैरह थे, उन पे भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो नोबल के घर थे ना उनको भी लूटना स्टार्ट कर दिया था। जो ग्रेन थे उनको भी लूटना, जो मतलब इकट्ठे करे हुए जो अनाज थे उनको भी लूटना स्टार्ट कर दिया। जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना उनको जला दिया। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ था ना कि इस पीजेंट को इतने रुपए देने हैं, इस पीजेंट को इतने रुपए देने हैं, वो डॉक्यूमेंट ही जला दिया। ठीक है, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। अब और बहुत सारे नोबल ने क्या किया, वो डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि यार अगर हम सामने आए तो हमारी भी गुद्दियाँ नापी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया और माइग्रेटिंग टू नेबर कंट्री, और दूसरी जो पड़ोस वाली कंट्री ना, फ्रांस के आसपास जो कंट्री है उसमें जाना स्टार्ट कर दिया कि भैया जान है तो जहान है। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। अब लुई 16 को भी समझ आ चुका था कि यार देखो पीस नोबल तो भाग गए, मैं अकेला बचा, मैं तो भाग नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। ठीक है, ऐसे अगर मैं इनको नहीं मानूंगा, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन नहीं दूंगा तो ये तो मेरे को भी लटका देंगे। ठीक है, मेरे को भी मार देंगे। तो लुई 16 ने रिकॉग्निशन दे दिया नेशनल असेंबली को। पहले जो नेशनल असेंबली थी ना उसके पास रिकॉग्निशन नहीं था, बट वो खुद ही ऑपरेट हो रही थी। ठीक है, मतलब कोई मानता नहीं था उसको। बट बाद में जब किंग ने रिकॉग्निशन दे दिया तो सब मानने लगे नेशनल असेंबली को। ठीक है, नाउ हिज पावर चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या था, अब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और सारी की अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही किंग को भी काम करना पड़ेगा। मतलब किंग भी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था, बट किंग सारे के सारे काम किंग ही देखता था अभी भी। ठीक है, अभी भी किंग गया नहीं है, अभी भी हम देखेंगे कि किंग कैसे जाएगा, बट अभी भी किंग गया नहीं है, अभी भी किंग है। बट किंग के जो भी काम होंगे वो सारे के सारे चेक होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कि अपनी लिमिट में रहकर ही काम कर रहा है ना, आलतू फालतू काम तो नहीं कर रहा, अपनी लिमिट से बाहर तो नहीं निकल रहा। ऑन 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड द टैक्सेस। 4 तारीख को 4 अगस्त 1789 को, यानी जब रिकॉग्निशन दे दिया उसके कुछ दिनों बाद, जो नेशनल असेंबली थी ना अपनी, जिसको रिकॉग्निशन दे दिया था किंग ने, उसने एक डिग्री एक लॉ पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। यानी किसी भी पीजेंट को काम करने की ज़रूरत नहीं है थर्ड स्टेट के, सेकंड स्टेट के लिए, नोबल के लिए। और टैक्सेस को भी ख़त्म कर दिया। जो 2 टाइप के टैक्सेस है ना, टाइथ और टेल्स, उनको भी ख़त्म कर दिया। और जितनी भी लैंड थी ना चर्च के पास उसको भी अपने अंडर ले लिया, कन्फेसिकेट कर दिया, उसको भी अपने अंदर ले लिया कि अब ये ज़मीन चर्च की नहीं है, अब ये ज़मीन किसी भी क्लर्जी की नहीं है, अब ये ज़मीन सरकार की है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर आई है ज़मीन। और जैसे ही ज़मीन अपने अंदर ली ना उन्होंने, असेंबली ने ऑर्डर दिया और चर्च की सारी ज़मीन अपने अंडर ली, उसी टाइम गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवरे के बराबर एसेट आ गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि जो मेहनत कर रहा था लुई 16 पैसे के लिए, वो पैसे आ गए, बट पैसे दूसरी तरीके से आए। वो नेशनल असेंबली ने जितने भी चर्च के पास प्रॉपर्टी थी ना वो सारी सीज कर ली और फिर आए 2 बिलियन लिवरे। ठीक है, अब फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की था। अब हम थोड़ा सा नेशनल असेंबली को समझ लेते हैं कि नेशनल असेंबली में बंदे कैसे इलेक्ट होते थे। ठीक है, नेशनल असेंबली हमें पता चल चुका था, बट ये समझना ज़रूरी है कि नेशनल असेंबली कैसे बनती थी। ठीक है, मतलब कौन लोग बैठता था नेशनल असेंबली में, सारा का सारा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। उन्होंने देखो 1789 में, यानी हाँ इतनी तारीख को उन्होंने शपथ ली थी कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। या तब से लेकर 1791 तक, यानी 2 साल में अंदर 2 साल के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। नाउ द पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। मतलब अब पावर सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में नहीं थी। मतलब पहले होता था ना सिर्फ मोनार्की के हाथ में, बट अब ऐसा नहीं था। अब पावर जो थी वो बढ़ चुकी थी, असाइंड हो चुकी थी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे।
डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में पावर बांट दी थी। अब हम यही देखते हैं, ये फिगर 7 है बुक का, बुक खोल लेते हैं एक बार। हाँ जी, दिख रहा है आपको, देखो नेशनल असेंबली को कैसे चुना जाता था, ध्यान से देखो। सारे के सारे पहले जो नॉर्मल लोग होते थे ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो था एक्टिव सिटीजन और एक था पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को वोट देने की मंजूरी थी कि आप वोट दोगे, और पैसिव सिटीजन को वोट देने की परमिशन नहीं थी, वो वोट नहीं दे सकते थे। अब ये एक्टिव सिटीजन होता क्या था, एक बार दोबारा से उस पर आ जाते हैं। हाँ जी भाई लोग, तो एक्टिव सिटीजन वो होते हैं ओनली मैन अबव 25, जो भी आदमी 25 साल से ऊपर हैं, हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेजेस, वही एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। मतलब एक बंदा एक बंदा क्या मतलब आदमी 25 साल से जो ऊपर हो और जो 3 दिन, मतलब अगर कोई मतलब कोई वर्कर है, कोई लेबरर है, अगर लेबर एक दिन में 100 रुपये कमाता है तो 3 दिन में वो 300 रुपये कमाता है। अगर कोई बंदा उस 300 रुपये के बराबर टैक्स देता हो ना, तो उसको एक्टिव सिटीजन कहलाया जाएगा और उसको वोट देने की परमिशन होगी। उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, रिमेनिंग ऑल कॉल्ड पैसिव सिटीजन, और उनको वोट देने की फ्रीडम नहीं होगी। ठीक है जी, तो हमें ये समझ आ गया एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन कौन होते हैं। अब ये जो एक्टिव सिटीजन है ना, ये वोट दे के चुनते हैं इलेक्टर्स को। ठीक है, इलेक्टर्स को। अब इलेक्टर्स होते कौन है, इलेक्टर्स मतलब जैसे हमारे यहाँ हम वोट दे के एमएलए को चुनते हैं ना, तो ये एमएलए हैं। ठीक है, ये एमएलए हैं, और एमएलए वगैरह वोट देकर चुनते हैं नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली में जो एमएलए, जो मतलब एक तरह से जो इलेक्टर्स होते हैं ना, वो 50,000 होते हैं। मतलब ये सारे के सारे 28 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे, ये वोट देकर चुनते हैं इलेक्टर्स को। और जो इलेक्टर्स हैं वो 50,000 होती है उनकी पॉपुलेशन, 50,000 होते हैं लोग, एंड ये वोट देकर चुनते हैं नेशनल असेंबली को। ठीक है, और नेशनल असेंबली में 745 मेंबर होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये इसे ही कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, ये चीज़ आपके सिविक्स में भी आएगी, तो याद रखना। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे एक्टिव सिटीजन, और एक्टिव सिटीजन ही सबके सब वोट दे के चुनते थे जज को। ठीक है, जज को, जुडिशरी को, जो जस्टिस प्रोवाइड करता था। अब जो नेशनल असेंबली थी वो कंट्रोल करती थी किंग को, कि किंग भैया अपनी ताकत अपनी उससे बाहर ना जा सके, और जो किंग था वो भी कंट्रोल करता था इनको एक तरह से। और जो नेशनल असेंबली थी वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी, जिनको चुना जाता था, जो इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लो। एक्टिव सिटीजन्स वोट देकर चुनते थे इलेक्टर्स को, इलेक्टर्स वोट देकर चुनते थे नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली का काम होता था कानून बनाना, और किंग का काम होता था उनको इम्प्लीमेंट करना। इसका काम, नेशनल असेंबली का काम ये भी देखना होता था कि किंग अपनी पावर से बाहर ना निकले, और नेशनल असेंबली का काम ये भी देखना होता था, कंट्रोल करती थी मिनिस्टर, के मिनिस्टर भी अपनी औकात से बाहर ना निकले। ठीक है जी, ये मिनिस्टर किंग के मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये वोट दे के जज को चुनते थे, ये तो हमारा हो ही गया। और जो इलेक्टर्स होते थे ना, ये भी हाई क्लास सोसाइटी से होते थे, ये गरीब नहीं होते थे, ये भी अमीर होते थे। ठीक है, जब इसके बारे में आप पढ़ोगे ना, तो पता चलेगा आपको कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आते थे, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे फ्रांस में। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसने लोगों को कुछ राइट दिए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता था ना, उसमें स्टार्ट होने के साथ ही लोगों के कुछ राइट लिखे थे। वो राइट क्या थे? सिटीजन राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और भी बहुत सारे राइट्स थे। तो ये वाला आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ कि राइट ऑफ मैन डिक्लेरेशन में जो लिखे गए थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, वो ये सारे के सारे थे। अब आते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स यानी कौन कौन से पॉलिटिकल सिंबल्स थे, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये भी आपको एक बार बुक से समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फिगर देख के ना सही मज़ा आ जाता है पढ़ने में, तो इसलिए। तो देखो, ब्रोकन चेन का मतलब होता है टूटी हुई हथकड़ियाँ। वो किस चीज़ को? एक बिकमिंग फ्री, द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री को चीज़ को ये आता है। मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा, ये आएगा आपके एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या टीचर दे सकती है यूनिट टेस्ट में। और इस बार तो यूनिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है आपको कोरोना वायरस के चक्कर में पता नहीं फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए यार सीरियस लो। ठीक है,
तो इसलिए द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है टूटी हुई चेन को। द बंडल ऑफ रॉड्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास एक लकड़ी हो तो आप उसको तोड़ दोगे, पर जो बंडल है उसको आप नहीं तोड़ पाओगे। दैट इज शो द स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड द नेक्स्ट इज आई विद इन द ट्रायंगल रेडिंग लाइट, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर लाइट है जो अपनी रेज वगैरह छोड़ रही है, ठीक है। ऑल द सीइंग आई स्टैंड फॉर द नॉलेज, जो आँख है वो नॉलेज को दर्शाती है। द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे फ्रॉम द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो सूरज की किरणें हैं ये हटाती है जो इन इग्नोरेंस के जो चीज़ें होती है ना, जो डार्कनेस है इन इग्नोरेंस का, उसको हटाती है ये लाइट, ठीक है। सेप्टर 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 ऊपर 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 आ गया, बस आ गया ये राजी। सेप्टर है द सिंबल ऑफ अ रॉयल पावर। ये मतलब वो छड़ी नहीं होती, किंग कह रहा हूँ, क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में भी देखी होगी आपने। एंड द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये स्नेक अपनी टेल को ही खा रही है, किस चीज़ को? ये एटर्निटी को रिप्रेजेंट करती है। द किंग हैज़ नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड, मतलब इसकी कोई शुरुआत और उसका कोई एंड नहीं है, मतलब टिल एटर्निटी चलती रहती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये कैप किस चीज़ को, रेड कैप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये स्लेव जो आज़ाद हो चुके थे इनको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है आपका कलर, ब्लू वाइट और रेड, ये नेशनल कलर है फ्रांस के, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करती है ये। एंड द लॉ टैबलेट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, जो कानून है वो सबके लिए सेम है। पूरा दिखा देता हूँ, कानून